नमस्कार। रोज के रोज कश्मीर में हमारे जवान मार्टर हो रहे हैं। रोज के रोज कोई ना कोई हादसा हर दिन होता है। अभी कल 5 हमारे जवान की हत्या हुई और मुझे याद है 8 नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई नोटबंदी के बाद हिंसा का माहौल कश्मीर में भी खत्म हो जाएगा और आतंकवादी के ऊपर रोक लग जाएगी क्योंकि उनके पास जो पैसे का सामान है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 2016 की बात है। आज 2024 में इस बीच कई हादसे हुए और फिर 370 खत्म किया गया और 370 खत्म करने के बाद तो ये यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही है। पुलवामा के टाइम भी सुरक्षा नहीं हुई और रोज के रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और केंद्र सरकार कर क्या रही है? केवल भाषण से तो काम नहीं चलेगा ना। उधर हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो आजाद कश्मीर है वो भी हमारा हिस्सा है, वहां भी हम वापस ले लेंगे पाकिस्तान से। ऐसी तो रोज स्टेटमेंट होती हैं। और गृह मंत्री जी रोज हमें बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं कि देखिए जितनी हत्या कश्मीर में पहले होती थी वो कम हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति कब होगी? देश की जनता को हक है जानने का। और आप क्या करने वाले हो, क्या कदम उठाने वाले हो? और मासूम लोगों की भी हत्या हो रही है। कोई बाहर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, उन लोगों की भी हत्या हो रही है। कोई दुकान चला रहा है, वहां जाके भी लोगों की हत्या हो रही है। आम आदमी की हत्या हो रही है, जवान शहीद हो रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि सामान्य स्थिति कब होगी? और आपने पिछले 10 सालों में क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि ये तो साफ तौर पे पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये तो लोकल लोग तो लगते नहीं हैं और रोज के रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो देश इस बात का जवाब चाहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने आज एक नेशनल अखबार में आपने एक स्टोरी देखी होगी जहां अयोध्या में कैसे जमीनों को हड़प किया जा रहा है, खासतौर पे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। और जो सर्कल रेट है जमीन का, उसका बदलाव नहीं हुआ। तो जो मुआवजा किसान को मिलना चाहिए या जो मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिनकी जमीन है, वो सर्कल रेट के आधार पर मिलता है। और ये लोग खरीद कर ऐसे दाम में बेचते हैं या बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो मतलब कि राजनीति लोगों को फायदा हो रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई आपने मंदिर तो बना दिया, चलो अच्छी बात हुई, बनाना था बना दिया, मुबारकबाद। और उसका आपने राजनीतिक फैसला भी उठाना चाहा और फिर आर्थिक फायदा भी। एक राजनीतिक फायदा, फिर आर्थिक फायदा, अपने लोगों को आर्थिक फायदा, बाहर से लोग आए। इसीलिए तो अयोध्या में हारे कि जनता इनसे खुश नहीं है। जो आम आदमी है उसको क्या फायदा हुआ?
लोगों ने आके जमीन हड़प ली, जमीन खरीद ली, जमीन के दाम बढ़ गए। जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे, जो सड़कें बनाई गई, दुकानदार को हटाना पड़ा, उनका धंधा खत्म हो गया। तो ये भी एक अपनी किस्म में देखिए कि ये राजनीतिक फायदा भी लेते हैं और आर्थिक फायदा भी लेते हैं भाजपा के लोग। कहते हैं, हमारे अखबार ने कहा कि बृजपूजन सिंगल जी के लड़के ने या उसके कोई रिश्तेदार ने वहां जमीन ले रखी है। कई और भी ऐसे लोग होंगे। तो देश में क्या सरकार को यही रह गया कि भाई ऐसे ही काम करो, भाषणों से राजनीतिक फायदा उठाओ और फिर आर्थिक फायदा भी उठाओ, और वो भी एक धार्मिक जगह पे। तो देश के हालात, अभी देखिए बजट पेश होने वाला है और देश की स्थिति वहां भी ठीक नहीं है। एमएसएमई सेक्टर खत्म हो चुका है। उद्योगपतियों को रोज के रोज फायदा हो रहा है, अमीर के अमीर लोग हो रहे हैं। और मुझे तो कोई दिखता नहीं कि कोई ऐसा खास बदलाव आने वाला है जिसके देश की आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी, उसमें बढ़ोतरी आएगी। और गवर्नमेंट की इतनी डेट हो चुकी है, इतना ये पैसा ले चुके हैं कि उसका ही जो इंटरेस्ट है, उसका ही ब्याज है, वो लगभग काफी सारा पैसा तो ब्याज देने में चले जाएगा। तो अब देखते हैं बजट क्या होने वाला है। लेकिन और उस तरफ पार्लियामेंट जो चल रही है वो तो हम देख रहे हैं कैसे चल रही है। मतलब कि विवाद की बात तो आज तक खत्म नहीं हुई, विवाद पे विवाद दिखता जा रहा है। हमारे चेयरमैन साहब हैं जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो कोई बोल रहा हो तो उसको रोकते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इसको आप ऑथेंटिकेट करो, उसको ऑथेंटिकेट करो। माइक बंद हो जाता है, जब कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड तो माइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। विपक्ष को दिखाया नहीं जाता टीवी पे, विपक्ष क्या कर रहा है दिखाया नहीं जाता। 2-2 घंटे के भाषण होते हैं और वो भी विवादित। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी जाके जो हमारे पिछले चेयरमैन साहब थे, अंसारी साहब, उनके बारे में टिप्पणी की। ये क्यों अच्छी बात है? आप प्रधानमंत्री हो, आपको सोचना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठा है उसकी इज्जत करनी चाहिए आपको। और ऐसा आरोप लगाना, जब वो आज मेंबर नहीं है हाउस के, वहां बैठे नहीं हुए, वो जवाब नहीं दे सकते, केवल राजनीतिक भाषण करने से देश की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं होने वाली। और ऑथेंटिकेट कैसे कोई करे मुझे बताइए। अखबार में खबर आई, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां अयोध्या के बारे में खबर आई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पार्लियामेंट में मैंने बोला, तो मैं ऑथेंटिकेट कैसे करूंगा? जिस बंदे ने खरीदा उसको ला कर लूं, उसको हाउस में पेश करूं, क्या ऑथेंटिकेट कर सकता हूं? वो कहते हैं प्राइमरी एविडेंस ला। वो प्राइमरी एविडेंस तो वही है जिसने बयान दिया। अगर प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया या किसी और ने ऐसा बयान दिया जो कानून का उल्लंघन है, तो प्राइमरी एविडेंस तो वो है ना, तो मैं कहां से पेश करूंगा? और मैंने तो हम भी तो 20-30 साल हो गए पार्लियामेंट में, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। पहले भी कई चेयरमैन साहब थे, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। और दुनिया में आप किसी पार्लियामेंट में चले जाओ, किसी स्पीकर का रवैया देख लो, दुनिया में किसी देश में कोई स्पीकर, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस का इस तरह से दखल अंदाजी नहीं करता। हाँ, हिंदुस्तान की अपनी विशेषता है, तो शायद हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर समझते होंगे कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ठीक नहीं है। विवादित मामले लेकर अगर ऐसे आपको चलना है तो देश की प्रगति हो ही नहीं सकती।
तो आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा, रवैया बदलना होगा, विपक्ष से बातचीत करनी होगी और सर्वसहमति के साथ देश के लिए कुछ करना होगा, ना कि सत्ता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुप्रीम कोर्ट के लेकर के सवाल है, सर आपने हामिद अंसारी वाले कमेंट को लेकर बोला है, उस पर कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इस पे बोला है और डिमांड की है कि इन कमेंट्स को जो है एक्सपंज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये कमेंट्स एक्सपंज नहीं हुए हैं। क्या आप भी सेम डिमांड रखना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर? मैं तो अपनी जो भावना है वो व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं कोई डिमांड नहीं रखना चाहता। मैं तो केवल देश की स्थिति बता रहा हूँ और पार्लियामेंट कैसे चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जो डिमांड कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसके ऊपर जो भी फैसला करेगा चेयरमैन साहब फैसला करेंगे, वो अलग बात है और मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मुझे तो इस बात का दुख है कि इस देश को सर्वसहमति के साथ इसकी स्थिति में बेहतरी होनी चाहिए और ये तभी होगा जब ये जो विवादित मामले हैं उनका दर्द, उनका स्तर थोड़ा कम हो, ताकि बातचीत के साथ देश आगे बढ़े। सर, प्राइम मिनिस्टर ने रशिया में कहा कि 2014 से पहले जब आप भी यूपी में मिनिस्टर थे, तब देश बहुत डिप्रेशन में था, हताश था। उसके बाद मोदी जी शायद डिप्रेशन में हो, देश तो नहीं था, क्योंकि तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। देश की आर्थिक स्थिति तो उसकी गति तो इस 10 साल से कहीं बेहतर थी। 7.9% ग्रोथ रेट था और ये जो ग्रोथ रेट अभी बता रहे हैं 6% एंड अबव, ये तो प्री पैंडेमिक लेवल से बता रहे हैं, जब स्तर कितना गिर चुका था। तो असली ग्रोथ रेट तो इससे भी कम है और सब जानते हैं। तो एक्चुअली प्रधानमंत्री के हिसाब से हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो 2014 में शुरू हुआ, बाकी तो पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। IIT भी इन्होंने बनाई होंगी, IIMs भी इन्होंने बनाई होगी। 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई IIT बनी नहीं होगी। जो सारे डैम बने हैं, जो सारे नहरें बनी हैं, जो इरिगेशन स्कीम्स हुई हैं, जो पुल बने हैं, जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में 70-72% जो लिटरेसी बढ़ी है, तो वो तो मतलब कि वो तो हुआ ही नहीं कुछ। ये तो मोदी जी ने करके दिखाया है। सर, एक अलग सवाल है, आप HRD मंत्री भी रहे हैं। अभी नीट का पूरा जो कंट्रोवर्सी चला, उसके बाद सर कल NTA की ओर से CUT एग्जाम के लिए जो आंसर शीट दी जाती है, उसमें 30 to 40% आंसर गलत है। स्टूडेंट्स उसको चैलेंज करते हैं तो उनको 200 रुपये देने पड़ते हैं। अब NTA की ओर से जो आंसर शीट दिए जा रहे हैं, वो जो की दी जा रही है, उसमें आंसर ही गलत है। तो इसमें बच्चों का कहना है कि नहीं, ये तो देखो, ये मोदी जी का देन है कि इनकी जो संस्थाएं हैं इतनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मैं जब मंत्री था, मैंने कहा था कि ये NTA में एक बदलाव होना चाहिए। मैंने प्रावधान रखा था कि इसमें कंप्लीट अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन उस समय कोई नहीं माना। इन लोगों ने वो रद्द कर दिया। यह सारा सिस्टम ही गलत तरीके से चल रहा है और ये धांधलेबाजी है। अपने लोग भर्ती करते हैं ये लोग। ये पेपर लीक कौन करवाता है? किसी के फायदे के लिए होता है ना, कि उसको नौकरी मिल जाए। और खास तौर पे अगर कोई डॉक्टर ऐसे बनने लगे, तो अगर हम बीमार हो जाएंगे, हमारा क्या होगा भैया? ठीक है ना? तो किसके पास जाएंगे? ये पहले पूछेंगे डिग्री तेरी पेपर लीक की वजह से हुई या? ये पहले पूछेंगे डॉक्टर को। बोले ये तो एक मतलब कि ऐसा हम देख कभी भी नहीं हुआ इस तरीके से। और इतनी संख्या में हर एग्जाम में पेपर लीक है, हर एग्जाम में किसी का किसी फायदा हो रहा है। और जो डॉक्टरेट लोग हैं वो PN की जॉब मांग रहे हैं। ये तो देश की स्थिति है। तो पूरा ओवरऑल होना चाहिए। पहले तो मान ही नहीं रहे थे इनके मंत्री लोग, फिर उन्होंने कहा हाँ कुछ सुधार लाना चाहिए। मंत्री जी ने फिर कहा। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई थी पश्चिम बंगाल को लेकर कि CBI की दखलअंदाजी होनी चाहिए, उसमें बंगाल सरकार को राहत मिली, तो उस पर आप कुछ कहना? मैं ही वकील था। ये अच्छी बात है। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला,
कि जब कोई भी राज्य सरकार सहमति वापस ले ले, सीबीआई की कंसेंट जो देनी पड़ती है राज्य सरकार को, वो वापस ले ले, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। और जो केंद्र सरकार का ऑब्जेक्शन था वो ये था कि हमारा एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है कि सीबीआई एक संस्था है जिसको सूट में पार्टी बनाना चाहिए, और हमने कहा कि नहीं, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है। सीबीआई कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। जैसे पुलिस हमारी है, राज्य सरकार में जो पुलिस होती है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, तो उसको तो इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, लेकिन जो कंट्रोल है वो राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का होता है। तो उस पर जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था कि नहीं नहीं, ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि हमने सीबीआई को पार्टी नहीं बताया, और साथ साथ में केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो ही नहीं सकती, और केंद्र सरकार प्रॉपर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी ही नहीं है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला किया, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये मतलब कि बाकी जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इस बारे में फायदा होगा। सर, जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो आज कोर्ट ने कहा कि वो गुजारा भत्ता के लिए जो है अपील कर सकती है, गुजारा भत्ता जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में ये कहा था कि वो उस पर आप कुछ कहेंगे? वो ऐसा है कि तो मैं हर जगह तो विराजमान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हर कोर्ट में किस दिन क्या फैसला हुआ है वो मैं पढ़ के बता दूंगा भैया आपको, ठीक है सर। क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था सर, कांग्रेस पार्टी ने कल ये कहा कि सरकार जो भी कदम उठाए, चाहे स्ट्राइक की बात हो, हम साथ खड़े। आप क्या सरकार से इस पर डिमांड करेंगे? क्या वक्त आ चुका है कि कोई हार्ड एक्शन इंडिया की तरफ से लिया जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ? आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? आप देखिए, ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो इनके हाथों में है। आज तो हम सत्ता में नहीं है, तो अगर सुझाव कोई होगा तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए क्या सुझाव होना चाहिए। जिम्मेदारी तो अब इनकी है ना। हम तो पाकिस्तान नहीं गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान नहीं गए थे। हमने तो बड़े प्रयास किए, लेकिन इनकी अपनी एक नीति है, ये बात नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, ठीक है, नहीं करें, लेकिन वहां जो स्थिति है उसमें तो सुधार होना चाहिए ना। सर, इस पर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है। उन्होंने बोला है कि इस तरीके के अटैक्स रिपीटेडली हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग टेररिस्ट चाहते हैं कि एक सेटलमेंट हो, और अगर हम नहीं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। सर, एक संघ से जुड़ी एक पत्रिका ने पॉपुलेशन को लेकर फिर से एक विवादित लेख लिखा है कि देश में हर एक आदमी को अपना हक है लेख लिखने का। ये तो आप राजनीति है, इसमें लोग लेख भी लिखेंगे, बयान भी देंगे, ये भी कहेंगे कि जिस दिन मैंने मुसलमानों के विवाद शुरू कर दिया, मुसलमानों के बात की, तो उस दिन मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और रोज के रोज बातें भी करेंगे। तो ये तो होता रहता है राजनीति में। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.